गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सेफ? बेटा अब तो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? बेटा एक तो थोरोली चैप्टर आपको रीड करना है। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये मत सोचो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, यू हैव टू स्टडी फॉर योर नॉलेज, फॉर योर फ्यूचर। ठीक है बच्चों, तो हम लेसन कर रहे थे कंबशन एंड फ्लेम। इसकी 2 वीडियो मैंने आपको बनाई थी। आज आपकी इसकी 3rd वीडियो है। इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ लाइट एंड हीट, दैट इज़ कॉल्ड एज कंबशन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फ्यूल, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। इसके बाद मैंने आपको कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था कि कैसे ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन एज वेल एज कंबस्टिबल सब्सटेंस, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता तब तक उसमें बर्निंग नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैंने इग्निशन टेम्परेचर क्या बताया था, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसके बाद मैंने आपको बताया था इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame, that is called as inflammable substance। इसके बाद मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, इसमें बताया था आपको फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा वाटर से भी हम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सैंड, ड्राई सॉइल, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया था टाइप ऑफ कंबशन। इसमें बताया था रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हेन अ गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो इट इज़ कॉल्ड एज रैपिड कंबशन। जैसे, और दूसरा आपको मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था फास्फोरस, जो कि रूम टेम्परेचर पे भी कई बार बर्न कर जाता है। एक्सप्लोजन में मैंने बताया था कि कभी जैसे क्रैकर्स होते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस फॉर्म एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। आपने उस पर देखा होगा दिवाली पे क्रैकर्स वगैरह जब हम बर्न करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी फ्लेम। हैव यू सीन फ्लेम? अच्छा, कभी कैंडल जलाई है? कैंडल में आप देखते हो, कैंडल जब आप जलाते हो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब आप ये अपने घर में एलपीजी गैस जलाते हो तो आपको किस कलर की फ्लेम नज़र आती है? वो फ्लेम बेटा आपकी है, वो फ्लेम ब्लू कलर की आपको नज़र आती है ना बच्चों। तो आज हम इसी के बारे में मेन करेंगे, स्ट्रक्चर एंड कैंडल ऑफ फ्लेम। तो इससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। सभी सब्सटेंस फ्लेम नहीं देते, अब पहले हम एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे हमने कैंडल को वो किया, लाइट किया, और इसके बाद 4 या 5 मिनट्स के बाद हमने एक ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग एंड इंट्रोड्यूस इट वन ऑन द डार्क जोन इन द नॉन फ्लेमिंग कैंडल फ्लेम। अब हम एक bring a lighted matches to near the other end of the glass tube. Can you see the flame? हाँ, फ्लेम इसमें प्रोड्यूस होती है। फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है? द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। जो वेपोराइज हो जाता है वो फ्लेम देता है। जैसे केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, इसमें क्या होता है, वेपर प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर बर्निंग। और व्हेन वेपर इज प्रोड्यूस, तो ये क्या देगा आपका, इट विल गिव फ्लेम। जैसे चारकोल है, ये आपका वेपोराइज नहीं होता, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है, आपकी एक्टिविटी भी दी है, ये आपकी एक्टिविटी 6.2 है। कैंडल ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है। मैग्नीशियम, ये भी आपकी वाइट कलर की फ्लेम, आपको मैंने एक वो करवाया था ना 7th में भी आपने किया था कि रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, जब हम इसको बर्न करते हैं, और एसिड बेस और सॉल्ट में भी किया था, तो ये वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्यों? ये भी अगेन वेपराइज हो जाता है। और इसके बाद एश जो प्रोड्यूस होती है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। ये आपने एसिड बेस और सॉल्ट में भी पढ़ा है और 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। कैम्फर भी आपका वो नहीं देता, फ्लेम नहीं देता। केरोसिन स्टेप, इसमें भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। चारकोल मैंने अभी भी बताया कि इट डज नॉट
गिव फ्लेम बिकॉज इट डज नॉट वेपराइज। ठीक है बेटा, तो ये है आपका कि फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है आफ्टर वेपराइजेशन ड्यूरिंग बर्निंग। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कैंडल फ्लेम ये स्टडी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड उस पर हम रखेंगे। लेकिन बेटा ध्यान से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बर्निंग ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ टोंग लेंगे और उसमें उसके साथ उसको होल्ड करेंगे। किसी भी ग्लास को या किसी भी ग्लास प्लेट को या स्लाइड को हम क्या देखेंगे, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग विल फॉर्म्ड ऑन ग्लास प्लेट। इट, इससे क्या हमें पता लगता है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन ल्यूमिनस जोन। अब आप कहोगे मैम ल्यूमिनस जोन क्या होता है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक कैंडल है, आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, तो इसमें जैसे कैंडल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फ्लेम होती है, फ्लेम के 3 पार्ट्स होते हैं। कभी देखा है आपने, तो हमेशा कैंडल जलाई और वो, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन। डार्क जोन आपको एक ब्लैक कलर का सबसे नीचे कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल डार्क, ये बेटा होता है आपका इनर मोस्ट जोन, मतलब कि सबसे अंदर की तरफ होता है। देखो इसके बाहर ही हमें येलो कलर की लाइट नज़र आ रही है, अंदर हमें डार्क कलर नज़र आ रहा है। तो दिस जोन इज डार्क ब्लैक इन कलर, और ये होता है आपका इनर जोन। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन नहीं है, तो बेटा नोट कर लो, कॉपी पेन सबके पास होगा। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ठीक है, दिस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज लीस्ट हॉट। तो अगर आप बेटा वैसे हम करते थे बचपन में एक्टिविटी, जहाँ पे हमें डार्क होता था ना, तो अपनी फिंगर उसमें अंदर बाहर बार बार करते थे और हमें बिल्कुल भी बर्निंग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हीटिंग है बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसके बाद है आपका मिडल जोन, आपको लाइट कलर का नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने लिखा मिडल जोन, येलो ल्यूमिनस जोन या पार्शियल कंबशन। इसमें क्या होता है बेटा, दिस जोन इज़ द जोन वेयर वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, मतलब यहाँ से आपकी बर्निंग स्टार्ट होती है। तो जो फ्लेम है इसमें येलो कलर की होती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए इनकम्प्लीट वो होता है इसमें कंबशन, ये इनकम्प्लीट बर्निंग होती है। ये हॉट तो होता है, जो डार्क जोन है या इनर जोन से ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर डार्क जोन से ज़्यादा होता है और आउटर जोन से कम। आउटर जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन, यहाँ पे क्या होता है, वैक्स वेपर जो है इट बर्न्स कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है प्लेंटी मेरे होती है। ये देखो आपका नज़र आ रहा है ना, आउटर जोन नज़र आ रहा है बेटा डायग्राम में, और इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म होता है। कभी भी फ्लेम पे देखना, फ्लेम के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आप अगर हाथ फिंगर रखोगे तो आप रख नहीं पाओगे, एकदम से हटा लोगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लू कलर में होता है, और ये मतलब हमें ऐसा लगता है कि यह जल नहीं रहा, हमें इस पर यहाँ पे कोई भी फ्लेम नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत हॉट होता है और इसमें हम जलता है। जैसे हम एक कॉपर वायर लेंगे, कॉपर वायर को अगर हम नॉन ल्यूमिनस जोन में रखेंगे तो ये एकदम से रेड हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेड हॉट हो जाता है। अभी आपने गोल्ड स्मिथ में भी देखा होगा, गोल्ड स्मिथ भी क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट जोन है, यानी कि जो आपका नॉन ल्यूमिनस जोन है, वहाँ पे एक मेटेलिक ब्लो पाइप से गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे गर्म पार्ट आपका आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है 6.14, उसमें आप देखना कि उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ये आपका हॉट होता है, इसलिए यहीं पे वो सिल्वर या गोल्ड को मेल्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ फ्यूल। अब फ्यूल आपका क्या होता है, फ्यूल तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल। तो मैंने फ्यूल बताया, एनी सब्सटेंस विच गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो इट में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। जैसे सॉलिड फ्यूल आपका कोल है, चारकोल है, ठीक है, वुड है, ये आपका सॉलिड है। लिक्विड जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, और गैशियस फ्यूल नेचुरल गैस, एलपीजी, जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये तो होता है आपका फ्यूल। अब फ्यूल में हम क्या करेंगे कि अब हम फ्यूल तो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद ये एक टर्म है आपकी क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरोफिक वैल्यू। मीन्स कि 1 kg
फ्यूल को बर्न करने पे जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस होएगी दैट इज़ कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 kg कोल लेते हैं, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? कम होगी। अब चारकोल लेते हैं 1 kg, उसको बर्न करते हैं तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो मीन्स चारकोल इज़ बेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि कौन फ्यूल जो है कितना अच्छा है। अभी आपके देखो एनसीईआरटी में भी टेबल गिवन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल। इसमें काउडंग है सबसे कम है, हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा है, बायोगैस की भी फिर भी मतलब हाइड्रोजन जितनी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है, बर्न करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है कि काउडंग केक जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है। इसकी जो यूनिट जैसे आप लेंथ है उसको मीटर में मेज़र करते हो, मास है इसको किलोग्राम या ग्राम में मेज़र करते हो, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू को आप किलो जूल पर केजी, ये आपके बड़े अच्छे से किलो जूल यानी केजे पर केजी, इसमें हम मेज़र करते हैं। अब हम करेंगे व्हाट आर, इसको हम फ्यूल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। जैसे अब हमें जो फ्यूल यूज़ करना है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो फ्यूल शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अगर हमने उसको स्टोर किया है, एक्सप्लोजिव हो जाए या उसमें कोई भी नुकसान हो जाए तो ये भी ठीक नहीं है। तो फ्यूल शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। फ्यूल शुड बी नॉट एक्सपेंसिव, अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो हम उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो फ्यूल शुड बी नॉट एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा सा इसकी जो प्राइस है वो रिजनेबल होनी चाहिए। द फ्यूल शुड बी रेडली अवेलेबल, हमें ईजिली मिल जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम देखते ही रहे कि हमें फ्यूल मिल जाए, हमें ईजिली मतलब मिल जाना चाहिए अगर हम मार्केट जाएं। द फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट लीव बिहाइंड एश एनी। अब जैसे पहले टाइम में हम कोल यूज़ करते थे तो उससे एश भी प्रोड्यूस होती थी, और दूसरा इससे हार्मफुल गैसेस भी आती थी, जैसे कार्बन है वो कोल है, ऑन बर्निंग गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हार्मफुल होता था। दूसरा कई बार इससे जो धुआं निकलता था उससे भी जो हमारी आइज़ है उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट लीव बिहाइंड द एश। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में शॉर्ट उसमें दिया हुआ है, 2 या 3 लाइन दिए पैराग्राफ की फॉर्म में, तो नोट कर लो। फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता ही दिया मैंने क्या होता है, मीन्स कि जो हम जब इसको बर्न करें तो इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, और इट शुड बी बर्न सेफली, ऐसा ना कि एक्सप्लोजिव हो, तो इट शुड बर्न सेफली एंड शुड बी रेडली कंबस्टिबल। और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी अबव द रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगा। जैसे फास्फोरस है वो 35 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा रूम टेम्परेचर है तो उस पर आग पकड़ लेता है। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड अबव द रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये था। अब हम करेंगे कि इससे हमें नुकसान क्या क्या होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें देखो आपका एक ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन आपको नज़र आ रहा है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कार्बन है, वुड है, कोल, पेट्रोलियम है। अगर हम इनको बर्न करते हैं दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं दे आर डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, दे कॉज पोल्यूशन, और जब पोल्यूशन होगा तो दे में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल मे गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी वेरी पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। ये आपने बेटा कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा होगा कि अगर हम कोल बर्न करते हैं इन ए क्लोज रूम तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है जो पॉइजनस होता है, ये हमारे ब्लड से हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा एंड इट में लीड टू डेथ। तभी हम कहते हैं कि तभी हम एडवाइस करते हैं नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग कोल फायर इन।
ठीक है। अगर अंदर कोल फायर जल रहा हो तो हमें कभी भी इसमें बर्निंग नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, वुड वाज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी, सीएनजी। लेकिन रूरल पार्ट में अभी भी वुड यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, इसके लिए हम ट्रीज को कट करते हैं। हालांकि बर्निंग ऑफ वुड इट गिव राइज टू स्मोक विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, और इससे इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो स्मोक है जब हम इनहेल करेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड इट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर आवर आइज। और इस सब्सटेंस को हम क्या क्या करेंगे, हम वी विल कट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को हम कट करेंगे। और इस वजह से भी क्या होगा आपका, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से तो वही होगा कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली आपकी ज़्यादा राइज करेगी, और ऑक्सीजन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फॉरेस्ट और ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब combustion of most fuel give rise to carbon dioxide, release carbon dioxide in the environment, and this can rise the temperature of atmosphere, और ये टेम्परेचर जो है उसका राइज कर देती है। मतलब बर्न जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है राइज कर जाती है। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हर एक, चाहे आप एसएस लो कुछ भी लो, कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, इट इज़ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। अब क्या होगा, इफ देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, पोलर आइस विल मेल्ट, और अगर पोलर आइस विल मेल्ट करेगी तो आइस जो है मेल्ट होने के बाद इट विल गिव राइज टू वाटर विच लीड टू राइज इन सी लेवल, काजिंग फ्लड इन कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया होते हैं, जैसे जो समुद्र के आसपास होते हैं, अब जैसी बर्फ़ पिघलेगी सी लेवल राइज हो जाएगा तो कोस्टल एरिया जो है हमारे डूब जाएंगे। तो इट विल मतलब जो कोस्टल एरिया है में सबमर्ज अंडर द वाटर, मतलब कितनी हार्मफुल इसके इफेक्ट हैं। इसके बाद है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज जो है हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दे आर सफोकेटिंग एंड कोरोसिव। तो जो पेट्रोल इंजन है गिव अप ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारी एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, और जब रेन आएगी इट विल डिजोल्व विद वाटर एंड दे विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो बनाएगा नाइट्रिक एसिड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट विल जो मतलब ऐसी रेन जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, सच टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। एंड एसिड रेन आर वेरी वेरी हार्मफुल। एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग, सोइल। ठीक है, ये मैंने आपको 7th में भी करवाया था और बेटा आपके हायर क्लासेस में भी है, तो इस पर ध्यान देना। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट इज़ अ वेरी क्लीनर फ्यूल। तो हमें बेटा ऐसा करना चाहिए कि जिससे कम पोल्यूशन हो, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, और हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री टू सेव आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम सेव करेंगे तभी हम खुद को सेफ रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करना। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू।